नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपको फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, लगातार हमारे चैनल आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आ रहा है। आपका जिम्मेदारी है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो से बने रहेंगे। फिर आज करंट अफेयर्स की आप PYQ लेकर आ रहे हैं राधे श्याम सर। इससे पहले इन्होंने जो है सो करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जो है सो UNO से संबंधित जो है सो बनाए थे, आपके समक्ष जो है सो विचार प्रस्तुत किए थे, जिसका वीडियो जो है सो बना दिया गया है और चैनल पे अपलोड है। जो अभ्यर्थी नहीं देखे हैं प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देखिए, एक ही बार में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर से नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ राधे श्याम सर का स्वागत है। ये आपके समक्ष PYQ खास करके ये देख रहे हैं क्वेश्चन और आंसर करवाएंगे, जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके BPSC एग्ज़ाम या अन्य जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में। तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं राधे श्याम कुमार स्वागत करते हैं आपको आपके ही यूट्यूब चैनल सीटेट प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट प्लेटफॉर्म का एक ब्रांच यूनिवर्स एकेडमी, जहां पर पिछले दिन आपको BPSC 4.0 का टेस्ट हुआ था और टेस्ट में जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन के तौर पर PYQ को लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलट परियोजना के लिए प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक, इसरो ने ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आप इसरो के बारे में खूब अच्छा बेहतरीन तरीका से जानते हैं। इसरो भारत का एक अंतरिक्ष एजेंसी है और साथ ही साथ ये अंतरिक्ष के मामले में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकास करने का काम करती है। और साथ ही साथ इसरो का स्थापना का बात करें तो इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का बात करें तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष अभी S सोमनाथ है। कौन है? S सोमनाथ है। और हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए पूछ रहा है कि किसके साथ समझौता किया है। तो हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए तेलंगाना राज्य विमान अकादमी के साथ समझौता किया है। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आपको बताए थे कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए इसरो के साथ समझौता किया। जैसा कि आपको पता है कि इस ड्रोन का अभी अब देख रहे हैं ड्रोन का जहाँ तहाँ यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए ड्रोन के जो पायलट है उनको प्रशिक्षण देने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसरो के साथ समझौता किया है। और बात किया जाए तो तेलंगाना राज्य विमान अकादमी के द्वारा ये प्रशिक्षण किया गया, समझौता किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया? तो जब आपको ऐप और पोर्टल के बारे में पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए थे सारथी पहल के बारे में, सारथी पोर्टल के बारे में। और बता दें कि सारथी पोर्टल कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है जिसका नाम है सारथी पोर्टल। और सारथी पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? तो बात किया जाए सारथी पोर्टल का तो सारथी पोर्टल फसल बीमा, किससे? फसल बीमा के लिए शुरू किया गया है। PM फसल बीमा योजना, आप देखेंगे फसल को बीमा करने के लिए और साथ ही साथ फसल बीमा के साथ साथ बीमा से संबंधित शिकायत करने के लिए शुरू किया गया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है। आप जानते हैं, आपको बताए थे कि सारथी पोर्टल यानी सारथी पहल जो कि कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और क्यों किया गया? कृषि कल्याण मंत्री आपको पता है कि वर्तमान में अर्जुन मुंडा है और कृषि कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने
एक पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम था सारथी पोर्टल। और सारथी पोर्टल क्यों शुरू किया गया? तो फसल बीमा, फसल के बीमा और बीमा से संबंधित शिकायतों को निवारण के लिए शुरू किया गया था एक पोर्टल जिसका नाम था सारथी पोर्टल। इस पोर्टल पे किसान अपने फसल को बीमा करवा सकता है और साथ ही साथ बीमा से कोई भी संबंधित शिकायत है तो इस पोर्टल के जरिए शिकायत भी कर सकती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? भगवान बुद्ध के और उनके 2 शिष्यों का अवशेष कहाँ भेजे हैं? आप भगवान बुद्ध का नाम तो खूब सुने होंगे। भगवान बुद्ध जिन्होंने पूरे दुनिया में क्या किया था? शांति के संदेश भेजे थे। शांति का संदेश दे करके पूरे दुनिया में शांति का संदेश दे करके पूरे दुनिया में शांति स्थापना करने का कार्य किए थे। कौन? भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध के अवशेष को बहुत से देशों में, अवशेष यानी कहे तो उनके अस्थि को बहुत से देशों में प्रदर्शन के लिए भेजा गया था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा घटना हुआ कि भगवान बुद्ध के साथ साथ उसके 2 शिष्यों के अवशेष को भी प्रदर्शन के लिए किसी बाहरी देश में भेजा गया है। तो बात करें कि भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष को प्रदर्शन के लिए कौन से देश में भेजा गया? तो ये थाईलैंड सरकार के अनुमति पर, थाईलैंड सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार क्या की है? भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष यानी उनके अस्थि को प्रदर्शन के लिए भेजे हैं। कहाँ? थाईलैंड। और बता दें या कहाँ भेजे हैं? थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। और आपको बता दें कि भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष यानी उनके अस्थि को विमान के द्वारा, भारतीय विमान के द्वारा बहुत ही सम्मान और सुरक्षा के साथ भेजा गया है थाईलैंड, ताकि थाईलैंड में जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं वो भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अस्थि को क्या करेंगे? दर्शन कर पाएंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड, सी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पर आइए। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो बता दें, आपको लोकपाल के बारे में बताए थे। लोकपाल क्या है? तो लोकपाल एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी संस्था है जो किसके खिलाफ? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक संगठन है लोकपाल। और लोकपाल भारत सरकार और साथ ही साथ भारत सरकार और साथ ही साथ संसद भारत सरकार और संसद पर बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। ये यानी कहें तो सबके प्रति, सबके हित में सोचता है। यदि कहीं पर भ्रष्टाचार हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो संस्था है जिसका नाम है लोकपाल। ठीक। और बता दें लोकपाल के जो इससे पहले लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बता दें लोकपाल के पद पर अजय माणिकराव खानविलकर, जिसे AM खानविलकर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाएगा AM खानविलकर। तो अजय माणिकराव खानविलकर, आपको पता है कि भारत में अभी नए लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त हुई है? तो AM खानविलकर। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, चाहे किसी भी प्रकार का कहीं खराब शासन का बात हो या फिर कहीं पर नागरिक के अधिकार का उल्लंघन हो रही हो, तो सबके हित में आवाज़ उठाने वाली एक संस्था है एक, जिसका नाम है लोकपाल। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और आपको पता है कि हाल ही में लोकपाल के पद पर किसका चयन हुआ है? अजय माणिकराव खानविलकर, जिसे AM खानविलकर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें ये
अजय माणिकराव खानविलकर, ये भारत का दूसरा लोकपाल है, भारत का दूसरा लोकपाल है। वहीं पर बात करें भारत का प्रथम लोकपाल, पहला लोकपाल, तो पहला लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और ये अजय माणिकराव खानविलकर ये भारत के दूसरा लोकपाल है, जो कि आपको बता दें ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? एएम खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, जो कि अभी वर्तमान में भारत के लोकपाल के पद पर कार्यरत है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़िए, आइए अगला क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप आयुष्मान कार्ड के नाम के बारे में तो सुने ही होंगे। आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की एक पहल, कौन सा पहल? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू किया गया एक पहल है। कौन सा पहल? आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू किया गया एक पहल है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड आप जानते हैं, आयुष्मान कार्ड के जरिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा लोग है, जिसे आप बीपीएल कह सकते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, इसके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, ठीक, भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया था जिसका नाम था आयुष्मान भारत योजना। और आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या किया जाता है? एक आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि जो बीपीएल यानी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वाले लोग हैं, उसमें कैश रहित कितना? 5 लाख तक का, कैश रहित 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जाता है। आपको पता है आयुष्मान कार्ड के तहत जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया था जिसका नाम था आयुष्मान भारत योजना। और इस योजना के तहत 5 लाख तक का कैश रहित इलाज होता है, कैश रहित इलाज होता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा देश में, सबसे ज़्यादा अभी तक 5 करोड़ से भी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुका है। और वो बनाने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा, 5 करोड़ से भी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र की COP29, जिसे COP29 कहते हैं, COP29 की मेजबानी किए जाने की घोषणा कहाँ की है? ठीक, COP29, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र, आपको COP29 के बारे में बताए थे, COP29 जिसे COP कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम आमतौर पर COP के नाम से जानते हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि 29वां क्रम का हुआ है। इस बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 29वां कौन से क्रम का हुआ है? 29वां क्रम का हुआ, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कहते हैं या फिर COP29 कहें, COP कहें। तो इस बार 29वां क्रम का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है। और ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्यों होता है? संयुक्त राष्ट्र, नाम से ही जाहिर है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहने का मतलब COP के जो देश है, संयुक्त राष्ट्र के जो देश है, वो क्या करते हैं? जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। आपको पता है कि अब देख ही रहा है कि जलवायु कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक, और सारा चीज़ जलवायु परिवर्तन होने के पीछे
किसका काम है? जलवायु जो परिवर्तन आप देख रहे हैं अभी हो रहा है, इतना जलवायु परिवर्तन हो रहे, तो जलवायु परिवर्तन होने के पीछे कौन सी वजह है, कौन सा कारण है? तो जलवायु परिवर्तन होने के पीछे एक ही कारण है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। और जितना ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रही है, उतना मात्रा में ही जलवायु परिवर्तन तेजी से होता जा रहा है। तो कॉप, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बोल सकते हैं, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के देश ने एक सम्मेलन किया है जिसे हम कॉप 29 के नाम से जानते हैं, जो कि 29वां क्रम का हुआ था। कौन सा क्रम का? 29वां क्रम का हुआ है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। और ये कॉप 29 पूछ रहा है कि कहाँ हुआ, तो आपको बताए थे कि कॉप 29 कहाँ हुआ इस बार? बाकू अजरबैजान में हुआ है। बाकू अजरबैजान में। कॉप 29 कहाँ हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में। अगर बात करें किसका? कॉप 28 का। कॉप 28 कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था। कॉप 28 कब हुआ था? 2023 में दुबई में हुआ था। और वहीं पर बात करें कॉप 29 का, 29वां क्रम का हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में। आपको बताए थे कॉप 29 कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? आइए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रही है, गौर फरमाइए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रही है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में किस स्टेडियम में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? 37वां राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में किस स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया? तो आपको पता है क्या राष्ट्रीय खेल के बारे में? किसके बारे में? राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक साल आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय खेल का। और इस बार राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ है वो कौन सा क्रम का हुआ है? 37वां क्रम का हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 37वां राष्ट्रीय खेल, जो कि 37वां क्रम का हुआ है। और कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। आपसे 3-4 तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। राष्ट्रीय खेल कौन सा क्रम का हुआ? तो 37वां खेल का हुआ है। बता दें राष्ट्रीय खेल जो अब इस बार गोवा में हुआ है राष्ट्रीय खेल, इसमें लगभग कितने खेलों है, इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है? अगर बात करें इसमें खेल का विषय, तो इसमें लगभग 43 खेल को शामिल किया गया। ठीक। और इस बार 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, जहाँ पीएम मोदी उद्घाटन किए हैं। तो गोवा के पूछ रहा है कि कौन से स्टेडियम में हुआ है? तो गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? गोवा में हुआ है, जहाँ पर हाल ही में 37वां क्रम का राष्ट्रीय खेल हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं उद्घाटन किए हैं। और बात करें इसमें, तो ये 37वां क्रम का है, गोवा में हुआ, और 43 खेल इसमें शामिल है। अगर बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मेस्कोट क्या है? शुभंकर 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो आपको बताए थे शुभंकर 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मोगा। आपको बताए थे 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मोगा। आपसे पूछा जाएगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मोगा। कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। ठीक। कौन से क्रम का हुआ? तो नाम से ही जाहिर है 37वां क्रम का हुआ है। और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी स्वयं किए हैं। कौन से स्टेडियम में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन गौर फरमाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है? कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया। तो बात करें किसका? कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म,
ये कृषि मंत्रालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसका नाम है कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म, ठीक। और ये कृषि कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के ये पोर्टल शुरू किया है, ठीक, ये योजना शुरू किया है। तो बता दें कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म का विकास कृषि कल्याण मंत्री ने बागवानी इंस्टीट्यूट के सहायता से किया है। और क्यों किया है आपसे पूछा भी जाएगा, आप ये कृषि कल्याण विभाग 24/7 प्लेटफॉर्म क्यों विकसित किया है? तो ये कृषि से संबंधित निगरानी के लिए, किस चीज से संबंधित निगरानी के लिए? कृषि से संबंधित निगरानी के लिए। किसके लिए? कृषि से संबंधित निगरानी के लिए कृषि कल्याण मंत्रालय ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम है 24/7 प्लेटफॉर्म। और ये कृषि कल्याण मंत्रालय ने बागवानी इंस्टीट्यूट के सहायता से मिलकर के ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में नए नए तकनीक का यूज हो रहा है, नए नए तकनीक प्रौद्योगिकी सिस्टम का यूज हो रहा है। तो इस प्रौद्योगिकी सिस्टम को कैसे सुचारू रूप से काम किया जाए, कैसे यूज किया जाए, इसके जानकारी के लिए कृषि कल्याण मंत्रालय ने एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जिसका नाम है कृषि 24/7। यहाँ पर किसान कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी 24/7, कहने का मतलब आप हमेशा कृषि से संबंधित जानकारी जब चाहें इस प्लेटफॉर्म पर जाइए, कृषि से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए, कृषि से संबंधित सारा जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, कृषि में जो भी नए नए तकनीक, नए नए सिस्टम प्रौद्योगिकी का यूज हो रहा है, उसको कैसे सुचारू ढंग से काम किया जाए, यूज किया जाए, उससे संबंधित जानकारी भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जिसका नाम है कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म। और ये कृषि कल्याण मंत्रालय ने बागवानी इंस्टीट्यूट के सहायता से विकसित किया, जहां पर एक AI होगा और AI के जरिए सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कृषि से संबंधित सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर 24/7 आप जब चाहें आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? अगला क्वेश्चन गौर फरमाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है कि विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या है? एड्स दिवस, कौन सा दिवस? एड्स दिवस। आपको पता है एड्स दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? एड्स दिवस का बात करें तो एड्स दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है? तो एड्स दिवस एड्स से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए। किससे जागरूकता फैलाने के लिए? एड्स से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, एड्स से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। और पूछ रहा है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि एड्स कौन से वायरस के कारण होता है? आपको पता है कि एड्स एक संक्रामक रोग है। एड्स क्या है? एड्स एक संक्रामक रोग है। एड्स क्या है? एक संक्रामक रोग है। एड्स एक संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है, जो कि कौन से वायरस से फैलता है? HIV वायरस। एक वायरस का नाम सुने होंगे, HIV वायरस। HIV वायरस के द्वारा एड्स फैलता है। तो हाल ही में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि एड्स से संबंधित जागरूकता को फैलाया जाए। और प्रत्येक वर्ष का कुछ ना कुछ थीम रखा जाता है। तो बात किया जाए 2023 का एड्स दिवस का थीम क्या था? तो 2023 का एड्स दिवस का थीम था लेट्स कम्युनिटीज लीड्स, समुदाय को नेतृत्व करने दो। ये इंग्लिश में पूछ लिया, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा समुदाय को नेतृत्व करने दो। तो एड्स दिवस 2023 का थीम क्या था? लेट्स कम्युनिटीज लीड्स, यानी समुदाय को नेतृत्व करने दो। और बात करें, आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में अभी तो दिसंबर महीना चल ही रहा है, तो दिसंबर महीना में इस बार, ये तो 2023 का थीम था लेट्स कम्युनिटीज लीड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं समुदाय को नेतृत्व करने दो। और बात करें 2024 का, कब का?
2024 में 1 दिसंबर गया है कुछ ही दिन पहले। तो 1 दिसंबर को आपको पता है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 2024 में हाल ही में एड्स दिवस मनाया गया होगा। कब? 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को। तो 2024 का थीम क्या था? प्रत्येक वर्ष का कुछ ना कुछ थीम होता है। तो बात करें 2024 का थीम, तो 2024 का एड्स दिवस का थीम क्या था? 2024 के एड्स दिवस का थीम था कि सही रास्ते पर चलें। क्या? सही रास्ते पर चलें और मेरा स्वस्थ मेरा अधिकार। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2024 का एड्स दिवस का थीम क्या है? तो सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वस्थ मेरा अधिकार। और ये 2023 वाला पूछा गया था, तो 2023 वाला का हो जाएगा लेट्स कम्युनिटीज लीड, यानी समुदाय को नेतृत्व करने दो। आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के तौर पे बता दें कि आपको पता है कि सीटेट प्लेटफॉर्म अपना एक नया ब्रांच और स्थापित करने जा रही है, जो कि शिवाजी नगर नरसिम्हा चौक पे स्थापित कर रही है। नरसिम्हा चौक, शिवाजी नगर नरसिम्हा चौक सीटेट प्लेटफॉर्म एक अपना और ब्रांच स्थापित कर रही है नरसिम्हा चौक पे, जो कि कब? आपको बता दें 15 जनवरी से वहाँ सीटेट का बैच और साथ ही साथ बीपीएससी 4.0 का बैच और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बैच शुरू होने जा रही है। तो हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में मोड़े। तो चलिए अब आते हैं फिर अगला क्वेश्चन पर, गौर फरमाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रही है कि सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ठीक, तो बात करें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ का? अरब दुनिया का। कहाँ का? अरब दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मंच है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिल्म देखे जाते हैं। ठीक, कौन सा? रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये अरब दुनिया का सबसे बड़ा यूँ कहें तो फिल्म मंच है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिल्म देखे जाते हैं। और वहाँ पर भारतीय अभिनेता के साथ साथ हॉलीवुड के जितने भी दिग्गज हैं, भारतीय अभिनेता के साथ साथ हॉलीवुड और अन्य भी फिल्म के जो भी दिग्गज हैं, सबको सम्मानित किया जाता है। तो हाल ही में क्या हुआ कि भारत के बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया, जिसमें से 2 व्यक्ति थे। एक तो रणवीर सिंह थे। कौन से? एक रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब में। कौन से फिल्म फेस्टिवल? रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक व्यक्ति है जो अपने भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे है कि भारत ने कच्चे तेल के लिए पहली बार किस देश को रुपया में भुगतान किया? भारत ने कच्चे तेल के लिए किस देश को पहली बार रुपया में भुगतान किया? तो आपको पता है भारत में तेल के मामले में बात करें भारत का, किसका? भारत का तेल के मामले में। तो तेल के मामले में भारत 85%, कितना प्रतिशत? 85% निर्भर किस पर है? आयात पर। क्योंकि भारत में आपको पता है तेल ज़्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं होता है, सारा का सारा चीज़ आयात पर निर्भर है तेल के मामले में। और 85% भारत तेल के मामले में किस पर निर्भर है? आयात पर। तो भारत तेल हाल ही में भारत तेल खरीदे हैं कहाँ से? संयुक्त राज्य अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत तेल का आयात किया है, जिसे भारत ने पहली बार अपना करेंसी रुपया में उन्हें भुगतान किया है। जिसे भारत पहली बार क्या किया? अपना करेंसी रुपया में भुगतान किया। और भारत ऐसा क्यों किया है? भारत चाहता है कि हमारा रुपया जो है वो वैश्विक स्तर पर, कहाँ? वैश्विक स्तर पर आगे आ जाए। भारत का जो रुपया है वो वैश्विक मंच पर लाने के लिए भारत क्या कर रही है? अपने करेंसी को वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वैश्विक मंच पर, वैश्विक पटल पर लाने के लिए एक छोटा सा पहल शुरू किया है। वो उन्होंने
कौन से देश के साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ तेल के लिए अपना रुपया में भुगतान किया है। और साथ ही साथ भारत अन्य देशों के साथ भी रुपया में भुगतान करने का कोशिश कर रही, ताकि हमारा रुपया जो है वो वैश्विक मंच पर आ जाए, वैश्विक पटल पर आ जाए। तो पहली बार भारत सरकार क्या किए, तेल के आयात किया है किससे? संयुक्त अरब अमीरात से, जहां पर उन्होंने पहली बार रुपया में भुगतान किया अपना करेंसी में। और क्यों किया? तो भारत का जो रुपया है करेंसी, उसे एक वैश्विक मंच पर लाने के लिए। और भारत लगातार कोशिश कर रही है कि हर एक देश के साथ जो भी कारोबार हो रही है वो अपना करेंसी रुपया में हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संयुक्त अरब अमीरात। पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से भारत अपना करेंसी रुपया में तेल के लिए भुगतान किया है। आइए अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? अगला क्वेश्चन कह रही है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल परीक्षण किया? आपको पता है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विंसन। अमेरिका के अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विंसन। और माउंट विंसन पर फतेह करने वाले, माउंट विंसन पर चढ़ने वाले भारत के हाल ही में एक व्यक्ति है जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई कर दी है, जिसका नाम है शेख हसन खान। क्या नाम है? शेख हसन खान। और बता दें, शेख हसन खान ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के एक कर्मचारी है। कौन है? केरल के एक कर्मचारी है शेख हसन खान, जिसका एज का बात किया जाए, जिसका उम्र का बात किया जाए तो इसका उम्र है 36 वर्ष। और ये 36 वर्ष के उम्र में उन्होंने क्या किया है? 36 वर्ष के उम्र में उन्होंने कहाँ पर? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन, और माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई कर दी है। और वो सफल चढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति भारतीय है जिसका नाम है शेख हसन खान। और शेख हसन खान कहाँ के हैं? केरल के, जो 36 वर्ष के उम्र में माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई कर दी है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, शेख हसन खान। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? आइए गौर फरमाइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रही है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया, यानी किसे चुना गया? तो ये क्वेश्चन तो कुछ पुराना है, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता दें कि फ्रांस के प्रधानमंत्री उस समय गैब्रियल अटल को चुना गया था। किसे? गैब्रियल अटल। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमुनुएल मैक्रोन, ये फ्रांस के क्या है? राष्ट्रपति, जो कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री जिसे गैब्रियल अटल को चुना था कुछ दिन पहले। अब आपको कुछ दिन पहले, यानी 10-15 दिन पहले आपको बताए थे कि फ्रांस का प्रधानमंत्री चेंज हो चुका है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री नया में कौन बना है? जिसका नाम है मिशेल बर्नियर। क्या नाम है? आपको बताए थे, मिशेल बर्नियर। कौन बने हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री? नए प्रधानमंत्री कौन बने? मिशेल बर्नियर। आपसे अब पूछा जाएगा कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? मिशेल बर्नियर। और ये क्वेश्चन के अनुसार यदि आप टिक करना चाहेंगे तो आप टिक कर सकते हैं गैब्रियल अटल। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन क्या करिए? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट आवंटित किए? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किए हैं? तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू किया जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान योजना। पृथ्वी विज्ञान योजना। और पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत क्या किया जाएगा? वायुमंडल, भूमंडल, महासागर और भी बहुत सारा उपभाग है जिसके बारे में क्या किया जाएगा?
जिसके बारे में खोज किया जाएगा, जिसके बारे में खोज किया जाएगा। वायुमंडल, भूमंडल, महासागर, इनसे संबंधित जुड़ी चीज़ें को पता लगाया जाएगा, ठीक। और हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू किया जिसमें वायुमंडल, भूमंडल, महासागर और भी उपभाग है, जिसमें बहुत सारे भागों के बारे में जानकारी उपलब्ध करेंगे। और इसके लिए उन्होंने हाल ही में कितना 4,779 करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ बजट का आवंटन किए, तो 4,779 करोड़। और पृथ्वी विज्ञान योजना क्या है, जिसमें वायुमंडल, भूमंडल, महासागर, इन सब के बारे में कुछ न कुछ विशेष रिसर्च किए जाएंगे, खोज किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए अगला क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन क्या करिए, देखिए 27 जनवरी 2024 को सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो बता दें कौन सी एक योजना है जिसका नाम है, एक पहल है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा बल। सड़क सुरक्षा बल। आपको भी पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा दुर्घटना, सबसे ज़्यादा मौत किससे होती है? सड़क दुर्घटना से होती है। सबसे ज़्यादा मौत किससे होती है? सड़क दुर्घटना से। तो सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या किए हैं? सड़क सुरक्षा बल नामक एक पहल शुरू किया, जिससे क्या होगा, सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके, ताकि सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक पहल शुरू की है। कौन? पंजाब के मुख्यमंत्री। और बता दें सड़क सुरक्षा बल में क्या होगा, तो इसमें बता दें कि लगभग 5,000 कर्मचारी होंगे, जो कि लगभग प्रत्येक कितने 30 किलोमीटर पर 144 वाहन के साथ, कितने वाहन? 144 वाहन के साथ 5,000 कर्मचारी प्रत्येक 30 किलोमीटर पर तैनात रहेंगे, ताकि सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। और हाल ही में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए एक पहल का शुरुआत हुआ, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा बल। और ये पहल किसने शुरू किया है? तो ये पहल शुरू किया पंजाब के मुख्यमंत्री, ठीक। आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश की, उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन शानदार तरीका से समझ गए होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा देंगे, ताकि इसी तरह का आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाए, ठीक। और आपको एक इन्फॉर्मेशन बीच क्लास में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि सीटेट प्लेटफॉर्म अपना एक नया ब्रांच स्थापित करने जा रही है, जो कि नरसिंहा चौक शिवाजी नगर में स्थापित करने जा रही है। तो सीटेट प्लेटफॉर्म का एक नया ब्रांच जो कि कब से 15 जनवरी से शुरू होने जा रही है। कब से? 15 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए, ठीक। यूनिवर्स एकेडमी, और आपको बता दें कि यूनिवर्स एकेडमी जो कि सीटेट प्लेटफॉर्म का ही एक ब्रांच है, जो कि बघौनी दुर्गा मंदिर के पास है, ठीक। ये स्पेशल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है, बनाया गया, स्थापित किया गया, जहां पर BPSC 4.0, रेलवे, SSC GD और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी बेहतरीन शिक्षकों के टीम के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप बेहतरीन अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और भूलिएगा नहीं, सीटेट प्लेटफॉर्म एक अपना नया ब्रांच और स्थापित कर रही है। कहाँ? शिवाजी नगर, नरसिंहा चौक। कब से? 15 जनवरी से, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और एक अलग डायरेक्शन दीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।